नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे खास मेहमान, जिन्होंने राष्ट्र सेवा की, फिर समाज सेवा की और राजनीतिक जीवन में भी बहुत लंबा चौड़ा अनुभव, ऐसी खास शख्सियत लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स जी हमारे साथ मौजूद हैं। वत्स साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके दर्शकों को मेरा अभिवादन। जनरल साहब, दर्शक जानना चाहते हैं आपकी वो जीवन यात्रा, किस प्रकार से आपका ग्रामीण परिवेश से निकल के और इतनी बड़ी बुलंदियों तक आप पहुँचे। थोड़ा उस संघर्षमय यात्रा को दर्शक जानना चाहते हैं। हो सकता है कोई बच्चा, युवा इस यात्रा को सुनेगा, देखेगा, तो हो सकता है उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी क्रांति आ पाए। जी जनरल साहब। इतनी बुलंदी तो मैं नहीं मानता, मगर ग्रामीण परिवेश से ज़रूर मैं मैट्रिकुलेशन तक मेरे गांव के स्कूल में पढ़ा। गांव का नाम 10th साझा कर पाए? गवर्नमेंट हाई स्कूल थुराना, जी तहसील आंसी, जिला हिसार में। जी। और मगर मुझे अच्छे टीचर्स की गाइडेंस जी। ज़रूर मिली। पहले ट्यूशन का रिवाज नहीं था जी। और टीचर स्कूल में पूरा टाइम देते थे। और ख़ासकर मेरे साइंस टीचर्स जी बहुत ही बेहतरीन थे, जी जिससे मैं कॉलेज में जाके साइंस सब्जेक्ट्स चला सका। जी। वरना गांव के बच्चों के लिए उस वक्त साइंस सब्जेक्ट चलाना, पास करना भी एक जी मुश्किल बात कहते थे जी हमारे साथ वाले। जी रादर पीपल यूज टू से कि भाई अपने सब्जेक्ट तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस होते हैं, जी। साइंस में मत फंसना। मगर डीएन कॉलेज हिसार में जी। उनसे भी बेहतरीन टीचर हमें मिले। क्या बात। और फिर मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने में कामयाब हुआ। जी। शायद गांव के आप पहले बच्चे होंगे जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। हाँ, गांव नहीं जी। कई गांव से। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। मैं प्रथम डॉक्टर था जी। एमबीबीएस पास। और जब आप वहाँ पहुँच जाते हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रोहतक, जिसको आजकल पीजीआईएमएस रोहतक बोलते हैं, जी, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। और उसके बाद उसका फ़ायदा ये था जी कि हम गांव से घी ले जाते थे और देसी खाना जी मिलता था। जी। मैं एफएमसी ज्वाइन करने के लिए प्रयासरत था, तो मेरे फादर कहने लगे नहीं, वहाँ पूना में घी दे के आना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। मगर उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मैंने एफएमसी का डायरेक्टर बनना है। क्या बात। तो एमबीबीएस के बाद मैं सेना ज्वाइन की। जी। और फिर तो चलते चलते सेना में भी पहले तो मेरी पोस्टिंग आर्म्स में यानी इन्फेंट्री यूनिट्स में रही, जहाँ मैंने पूरा इन्फेंट्री का काम सीखा। जी। और मेरी खुद की जो बटालियन थी जी, वो 2nd मुल्तान बटालियन ऑफ द जाट रेजिमेंट थी जी। यानी एक बड़ी आउटस्टैंडिंग यूनिट है जी, इंडियन आर्मी की, बहुत पुरानी जी। उसने मुझे फौज में कैसे रहना है जी, पूरी फौजी तरबियत दी, ट्रेनिंग दी जी। बड़े अच्छे वहाँ सीओज मिले, जो खुद भी बाद में जनरल बने जी। उसके बाद मैं स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में आ गया जी। और एक अच्छा आई स्पेशलिस्ट बना। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना से मैंने एमएस की। क्या बात। और फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के आरपी सेंटर से जी, मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन भी की जी। और कर्नल यानी ब्रिगेडियर के रैंक तक मैं स्पेशलिटी में रहा। क्या बात। और उसके बाद मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर एंड मेडिकल एजुकेशनिस्ट में शुरू से ही था जी। तो इस तरह से हम कहते हैं चलते चलते हमारा जो आखिरी रैंक एक डॉक्टर के लिए होता है, लेफ्टिनेंट जनरल जी, वो भी हमें मिला जी।
फौज में बहुत फैक्टर्स होते हैं जी। बट फौज में प्रमोशन लेना थ्रू ए पाइपलाइन डिफिकल्ट है। क्या बात। जैसे आईपीएस में, आईएएस में, जी। आप आईपीएस में आए तो आप एडिशनल डीजी तक पहुंचते ही हैं। जी। आप आईएएस में आए तो भी आप ACS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडिशनल सेक्रेटरी तक पहुंच जाते हैं। जी। एसीएस स्टेट में भी हैं। जी। मगर फौज में प्रमोशन 1/3 पे रुक जाती है। जी। यानी आपका बोर्ड होगा तो उसमें 1/3 अप्रूव होंगे, 2/3 जो है वो रह जाते हैं या सुपरसीड हो जाते हैं या ओवरलुक हो जाते हैं। तो इस तरह से फौज का सीधा काम था, क्लीन काम था जी। मुझे अच्छे कमांडर्स की गाइडेंस मिली। मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम अदर आर्म्स यानी इन्फेंट्री, आर्मर्ड आर्टिलरी, जी। इवन इंजीनियर्स या फिर मेडिकल कोर के थे। जी। ये मेरा सफ़र है गांव के प्राइमरी स्कूल से और आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज तक। जी। उसमें मेरा पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए या हमें ठीक तरह से जानकारी होते हुए जी। भी एक दिन मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जी। आईएएस के इंटरव्यूज लेने आया था एज एन एक्सपर्ट। उसको बोलते हैं एडवाइजर। जी। एडवाइजर फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। क्या बात। तो वहाँ आके मेरी हुड्डा साहब से मुलाकात होगी जो उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। जी। पहले तो उनको ये अचंभा सा हुआ कि डॉक्टर का यहाँ क्या काम। फिर मैंने उनको बताया आजकल मैक्सिमम सिलेक्शंस इंजीनियर्स, डॉक्टर्स यानी साइंस स्टूडेंट्स के ही होते हैं। जी। तो उन्होंने मेरे को फिर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन लगा दिया। जी। 1 साल तक मैंने जैसे यूपीएससी में सीखा था, जी, जैसे फौज में सीखा था, पूरी फेयरनेस और ईमानदारी से काम किया। उसमें मेरे सिलेक्शन ऐसे ही थे जैसे फौज के बच्चों के होते हैं। क्या बात। यानी फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड मोरली अपराइट। क्या बात। जो कि एक नई चीज थी हरियाणा में। जी। तो जब मेरा रिटायरमेंट पे अभिनंदन हुआ तो वो एक बहुत बड़ी रैली हांसी में होगी जैसे मोदी जी की रैली होती है। अच्छा जी। तो वो एक तरह से पॉलिटिकल मेरा पदार्पण हो गया। हाँ, पदार्पण, ठीक है। आई वाज सेइंग स्टेप। जी। हाँ, उसके बाद फिर मेरा वादा था जिंदल परिवार से जी कि एक महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अगरवा में, जी, उस टाइम उसकी सेहत भी ठीक नहीं थी और मेरा एक्सपर्टीज था मेडिकल एजुकेशन। तो मैं नवीन जिंदल के और सावित्री जिंदल के बुलावे पे जी वहाँ अपना टाइम दिया। जी। भगवान की दया से वो भी यानी टीम वर्क से, जी, टीम वर्क से पीजी शुरू करवाई हमने 50 से 100 सीट की। जी। इन्होंने दान दे के और गवर्नमेंट के सहयोग से बिल्डिंग्स बनवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। जी। और खासकर कोविड में इतना बढ़िया काम हुआ जी कि उस कॉलेज को इनाम मिला और वो अब एक अच्छा चलता हुआ मेडिकल कॉलेज है। जी। प्रेफरेंस है जी स्टूडेंट्स की। जी। फिर अचानक कहूँगा, मुझे इसका ज्ञान नहीं था जी कि राज्यसभा के लिए माननीय अमित शाह जी, जी, गृह मंत्री का फोन आया। क्या बात। कि अभी आप दिल्ली आ जाओ जी और फॉर्म भरना है कल। जी। फॉर्म भरने के लिए भी एनओसी मांगा था फौज से पिछले 10 साल का। जी। मैंने कहा तो इलेक्शन कमीशन को कि फौज में तो एनओसी होता है तभी रिटायरमेंट होती है, कोई ड्यू हो तो उसका काट लिया जाता है पेंशन से। जी। बट दे सेड कि नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है, ये तो हमने इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जी। इतना जल्दी एनओसी लेना थोड़ा डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट था। जी। तो मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से कहा कि फ़ोन करो रावत साहब को, आर्मी चीफ थे। जी। बाद में तो मेरे वो दोस्त भी बने। क्या बात। और अब तो शहीद हो चुके हैं। जी। मनोहर लाल जी ने फ़ोन किया तो रावत साहब, जनरल रावत साहब जी, जो खुद भी एक जनरल के बेटे थे, जी, उन्होंने ये कहा
सीएम साहब, अगर हमारे जनरल को आप एमपी बना रहे हैं तो इनको तो मैं एनओसी दे ही दूंगा, किसी और जनरल को बनाना है तो उनका भी इश्यू कर देता हूँ। क्या बात है। और अगले दिन सुबह एनओसी चंडीगढ़ में ही मुझे डिलीवर हो गया। क्या बात है, क्या बात है। ये एक काबिले तारीफ फौज की फंक्शनिंग की बात मैं करता हूँ जी। क्योंकि मेरे को मुख्यमंत्री जी ने कहा, मनोहर लाल जी ने, जी। कि इतना जल्दी तो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का एनओसी भी हम नहीं ले सके, जो कि सारी एजेंसीज बिल्कुल बिल्कुल सिविल में हमारे से ही वाबस्ता थी। जी। उसके बाद मैंने 6 साल पार्लियामेंट में बतौर राज्यसभा सांसद जी काम किया। वाह। और फिर मैं वहाँ से रिटायर होके जी अपनी टेन्योर पूरी करके फिर मैं बतौर एडवाइज़र महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में बतौर ऑनरेरी जी वापस आ गया। जो काम मुझे आता है, जी मेडिकल एजुकेशन इंतज़ाम, जी, उस पे अथॉरिटीज़ को मैं एडवाइस करता हूँ। क्या बात, क्या बात। यही मेरी जर्नी है। समाज सेवा ज़रूर करता हूँ जी कि वहाँ भी खाप पंचायतों को चैलेंज किया किसी ने सुप्रीम कोर्ट में कि इन पे बैन लगाओ, इनको अरेस्ट करो, जी इनको अवैध घोषित करो। जी तो महेंद्र सिंह मलिक थे डीजीपी हरियाणा जी, उनको और मेरे को खाप पंचायतों ने भेजा कि आप हमारा रिप्रेजेंट करें रिप्रेजेंटेशन करो, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी बोलनी होती है सुप्रीम कोर्ट में। जी। और भी कई चीज़ें थी, हमने उस केस को भी स्टडी किया। क्या बात। और मेरे फ्रेंड हैं, वो भी फौजी हैं, महेंद्र सिंह मलिक, डीजीपी रिटायर्ड। वो कहने लगे, जनरल साहब ये आप करो, क्योंकि इन खाप पंचायतों पे भी कास्ट का लेवल है। जी जी, तो आप उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। जी। वो केस भी हमने लड़ा और हम उसमें जीते, यानी बैन नहीं लगा सके हमारे जी ऊपर। जी। तो ये सामाजिक कह सकते। और खाप पंचायतों के पास मेरे, वैसे तो पिताजी भी खाप पंचायतों वाले थे तो वो स्कूल टीचर जी, मगर खाप लैंड में पैदा हुए थे, खाप चौधरी थे जी। इनके साथ मिलके फिर मैंने इनको भी कन्या भ्रूण हत्या, जातिवाद के खिलाफ अंतर्जातीय मैरिज, जी अपने सोशल कस्टम्स का ख्याल रखते हुए, यानी गांव की गांव में, गोत की गोत में तो नहीं जी, मगर उस एंगल से खाप पंचायतों को भी आगे बढ़ाया कि जातिवाद का विरोध करो और कन्या भ्रूण हत्या बंद करवाओ, नशे पतों के खिलाफ, फिजूल खर्ची के खिलाफ समाज में कार्य करो। जी। तो आजकल हम अपना सामाजिक एजेंडा भी, जैसे कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, नशे पतों के खिलाफ, कास्ट बायस, यानी जिसमें हम कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज करके इस जातिवाद को तोड़ो जी। तो इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं जी। इसमें खास बात ये हुई मेरे पॉलिटिकल सफ़र में जी कि फौजियों के लिए हम काफ़ी रियायतें लेने में कामयाब हुए। जी। जैसे मोदी जी ने तो 1 रैंक 1 पेंशन दी। जी। फिर ये अग्निवीर का इश्यू आ गया। जी। उसमें मेन प्रॉब्लम क्या थी कि 4 साल के बाद ये जाएं कहाँ। तो मैंने खट्टर साहब से भी बात की और बाद में नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री, जो खुद एक सैनिक के बेटे हैं, जी, उन्होंने ये कहा अपने पास टाइम कम है, इलेक्शन भी आ गया है, आप लिख के दो जो चाहिए। जी। तो हमने कहा फर्स्ट अग्निवीर बाहर आए तो उसको नौकरी मिले आते ही, जी, उसके लिए रिजर्वेशन। तो इन्होंने बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जी पैटर्न पे ही 20% रिजर्वेशन दी, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जी। वर्दीधारी, पुलिस में, होमगार्ड में, जी, जहाँ भी हमारे बेल्ट की नौकरी वाले, जी, और बाकी जगह 5% थी। जी। उनको बराबर का एक्स ग्रेशिया, यानी 1 करोड़, पहले तो मेरे कहने से खट्टर साहब ने 25 लाख से 50 लाख किया, जी, और फिर 1 करोड़ किया। और नायब सिंह जी ने अग्निवीर के लिए भी 1 करोड़ किया और एक्स ग्रेशिया में नौकरी दी आश्रित को। जी।
तो ये एक बहुत बड़ा काम जी। हुआ। हम्म। सैनिकों के लिए मैं डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी में था जी। वहाँ भी मैंने अपने हकूक मांगे क्या बात। कि हम नहीं, क्योंकि ये एक्स ग्रेशिया हम तो 1 करोड़ देते हैं जी। मगर पश्चिमी बंगाल में 5 लाख मिलता है, बहुत कम है। तो कम से कम नदर्न स्टेट्स में यानी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, फॉर दैट मैटर पंजाब, यहाँ पे बढ़ोतरी हुई और एक सदर्न स्टेट में तेलंगाना में भी। जी। हम इस इश्यू पे सबका साथ लेके सैनिकों का जितना वेलफेयर हो सके जी। उसके बारे में आवाज़ उठा रहे थे जी। पार्लियामेंट में भी, अप टू दिस एक्सटेंट जी। कि ये जो हमारा गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी। ये जितने भी फौजी मेडल जीत के लाए ओलंपिक, जी। सबसे पहले पार्लियामेंट में मैंने कहा इनको अफसर बनाओ। क्या बात। क्योंकि सिविल में रेलवेज, हरियाणा पुलिस में जी ये डीएसपी लिए जा रहे हैं, तो ये फौज से एथलीट्स चले जाएंगे। जी। और मैं शुक्रगुजार हूँ राजनाथ सिंह जी का और मोदी जी का जी कि नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल दिया। डायरेक्ट लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक, वैसे तो सचिन तेंदुलकर ग्रुप कैप्टन है जी, धोनी लेफ्टिनेंट कर्नल है, हमारे तो एक मिनिस्टर भी टीए के अफसर हैं जी, अनुराग ठाकुर जी, जी जी, एक ब्रिगेडियर भी थे, पुराने डिफेंस मिनिस्टर थे टीए के सिंहदेव जी। तो ये रैंक नीरज चोपड़ा को दे के बहुत बढ़िया काम किया। वाह। तो बेसिकली गांव वालों की और सैनिकों की जी। लड़ाई हमने पार्लियामेंट में भी लड़ी। जी। उनकी रिजर्वेशंस वैकेंसीज तो दे दी 11-12%, मगर वो खाली रह जाती हैं एक्स सर्विसमैन की, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन की वजह से अब वो दूसरी सर्विस इतना नहीं, मतलब उनका काम चल जाता है। जी। बट फिर भी हमने कहा कि ये जैसे बैकलॉग होता है फौज के लिए रखो, या इसी अफसर्स को पहले सीनियरिटी भी देते थे, जी। फौजी को फौज की सर्विस की सीनियरिटी भी दो। जी। ये मुद्दे उठाए। जी। और नशे के खिलाफ भी पार्लियामेंट में बोले। ये सबसे पहले 2022 में 1 नेशन 1 इलेक्शन जी। मैंने कहा था कि इससे नेशन की एनर्जी और एफर्ट वेस्ट होता है और टाइम वेस्ट होता है जी। और रोज आचार संहिता लगी रहती है। ऐसे हालात में 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे कि 52 में हुआ, 57 में हुआ, 62 में हुआ और 67 तक ये होता रहा। जी। बाद में संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी तो इंदिरा गांधी ने डिसमिस कर दी थी। जी। फिर ये 1 नेशन मैनी इलेक्शन हो गया। जी। तो इस पे भी प्रधानमंत्री ने इसका संज्ञान लेके आगे कार्रवाई जारी है। जी। पार्लियामेंट में भी मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा जी। कि जो निरस्त किया 370-35 से, जी, उस पर मेरा बटन दबा। जी। 3 तलाक को निरस्त करने में मेरा बटन दबा। क्या बात है। और CAA यानी कि क्रिश्चियंस, पारसीज, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, जी। इनका जो प्रोसिक्यूशन होता था, जो सताया जाता था कई पड़ोसी मुल्कों में, जी। उनके लिए नागरिकता हिंदुस्तान की ओपन की गई और बहुत से जो रिडंडेंट कानून थे उनको रद्द किया गया। जी। 2800 के करीब। फिर ये जो सशक्तिकरण महिलाओं का किया गया, इनकी भी रिजर्वेशन पार्लियामेंट में, इस पे भी मैं वोटरी था, यानी हमारा बटन दबा। तो देश जब इतिहास बन रहा था तो मैं लक्की अपने आप को समझता हूँ कि मैं उस पार्लियामेंट में था। जी। अब फिर आई एम बैक टू सोशल सर्विस एंड मेडिकल एजुकेशन। यानी डॉक्टरों को सिखाते हैं कि पेशेंट्स को प्रेम से ट्रीट करो और आप सीखो।
उसको मैं बहुत बेहतरीन सेवा मानता हूँ। क्या बात। साथ में तो पार्टी ड्यूटी देती है वो तो करता ही हूँ जी। मगर मैं कहता हूँ मेडिकल सेवाएं दे के ये सबसे अच्छा तरीका है पॉलिटिक्स करने का। वाह। कि इसमें झूठ नहीं बोलना पड़ता जी। न झूठे वादे करने पड़ते कि ये आपका निदान है, ये आपका इलाज है। जी। ये तो पेशेंट को हम कहते हैं कि हालत खराब होने के बावजूद भी हम जरूर कहते हैं ठीक हो जाएगा, जबकि हमें पता होता है जी कि ये डेंजरसली इल है पेशेंट। तो आज आपसे वास्ता पड़ा। जी। वास्ता क्या पड़ा जी। ये भी हमारी खुश नसीबी है सर कि आप मिले। जी। और जैसा आप कह रहे हो कि सर्टनली जो गांव के बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो फौज में अफसर बनना चाहते हैं जी। और फिर भी आके जो मल्टी फैसेटेड एक्टिविटीज़ यानी एक तरफ सेना, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद खाप पंचायतें जी और फिर राज्यसभा। तो एक जर्नी ज़रूर मैं कहूँगा कि कई तरह के मल्टी फैसेटेड हमें एक्सपोजर मिला। जी।